हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेज 2020। दोस्तों, अभी 20 जनवरी 2024 को आपका पेपर हुआ है 11:30 से 1:30 बजे के बीच में क्लास 6 के लिए, नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए 2024 का। ठीक है, तो उसकी फुल आंसर की पेपर फुल सॉल्यूशन सटीक उत्तर के साथ हम लेके आए हैं। जुड़े रहिए इस वीडियो से, आगे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए थे और क्या क्या आपके आंसर्स है। ठीक है, देखते चलते हैं। पेपर आपके सामने होगा। ठीक है, एकदम अपन सटीक उत्तर ही देखेंगे ओनली, और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन पहले मेंटल एबिलिटी का करेंगे, उसके बाद मैथ का करेंगे, उसके बाद हिंदी का करेंगे। तो ये किसी बच्चे ने पेपर भेजा था, तो अपन देखते हैं। पहले निर्देश देख के और सीधा सटीक आंसर ही करेंगे कि कौन सा होगा। आपको पहले आंसर चेक करने हैं। ठीक है, कितने मार्क्स आ रहे हैं तो कमेंट करके आपको बताना है कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके। ठीक है, तो पहले में क्या करना है अपने को, तीन एक समान है, तीन चित्र और एक भिन्न आकृति है, तो भिन्न आकृति को देखना है। तो कैसे देखेंगे भिन्न आकृति? इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है और इसमें 8 हो गए, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं आगे सेकंड की ओर। सेकंड में कौन सा होगा? सेकंड में आपका डी ऑप्शन होगा। ठीक है, ये तीनों सेम है, ए बी सी सेम है और डी ऑप्शन गलत हो गया है। ठीक है, अलग हो गया है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा अपना। इसमें अपना कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा, क्योंकि होगा 3 3 बराबर है, 2 2 बराबर है, 4 4 बराबर है, उसमें 3 और 2 का आंकड़ा आ गया है, तो ये सी हो गया। ठीक है, अब फोर्थ में क्या हो जाएगा? फोर्थ में आपका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। डी क्यों होगा? क्योंकि ये तीर और ये दोनों एक ही है, एक में ही है, एक लाइन में। ये दोनों एक लाइन में है और ये दोनों एक लाइन में है, लेकिन ये दोनों अलग अलग लाइन में आ गए, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए और आगे चलते हैं भाग 2 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन अपने इसके मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन है, तो 40 क्वेश्चन जल्दी से करते हैं, उसके बाद मैथ के देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको? समरूप चित्र, समरूप चित्र यानी कि सेम फिगर आपको देखना है। ठीक है, तो इसके सामने 5वें क्वेश्चन है, इसमें ये आकृति दी गई है, तो इसमें इन चारों में से कौन सी आकृति सेम होगी आपकी? बी ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, बाकी सभी अलग है, बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं 6 में। 6 में कौन सा हो जाएगा? 6 में बी ऑप्शन इसके सेम आकृति ही, ये वाली बी वाली। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा करेक्ट। जो भी आपका करेक्ट हो रहा है उसको करेक्ट करते जाइए और लास्ट में कमेंट करके बताना है आपको कि कौन सा आपका सही हुआ है, कौन सा गलत हुआ और कितने आपके क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। 80 में से कितने आपके करेक्ट हो रहे हैं, तो आपको बता देना है कि सर मेरे इतने हो रहे हैं। ठीक है, तब तो फ़ायदा है कि ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, और उसका फ़ायदा है कि हमने इतनी मेहनत की है तो उसका हमको फल मिले। ठीक है, तो ये देखते हैं ये आकृति कहाँ पे है। ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, इसका ऑप्शन डी ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 8 में। 8 में कौन सा होगा? ये आकृति है ना, ये आपको कहाँ पे मिलेगी? डी ऑप्शन में मिलेगी करेक्ट आंसर। ठीक है, बी और सी तो बिल्कुल गलत है, ए में थोड़ा कन्फ्यूजन था, ए भी गलत हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हो आप। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं भाग नंबर 3 पे। 3 में क्या दिया हुआ है? जो लुप्त आकृति है, लुप्त भाग है, उसको अपने को पूरा करना है। आपको बोला गया था पेंसिल वगैरह लेके जानी, पेंसिल मना थी, पेन से आप बना सकते हो, यहाँ पे आकृति बना देनी थी आपको। कौन सा करेक्ट हो रहा है? सी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, करेक्ट लगाते जाइए आपने। ठीक है, बहुत ही सिंपल पेपर है, बहुत ही सिंपल। ऐसा पेपर पिछली बार भी नहीं आया था आपके। ठीक है ना, बहुत ही सटीक है, सिंपल है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से आकृति हो जाएगी अपने ऊपर। ठीक है, ये वाली हो जाएगी डी ऑप्शन। चलते हैं आगे 11 नंबर पे। थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, मैथ के क्वेश्चन उसमें टाइम लगेगा, तो जल्दी से अपने को आंसर देखने हैं। इसका हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, क्योंकि ब्लैक ब्लैक देखना है ना, पहले तो इधर वाइट है, इधर वाइट है, इधर ब्लैक है, इधर ब्लैक होना चाहिए, तो या तो ए और बी हो सकता था, सी और डी तो होगा ही नहीं, और बी कहाँ आ गया? लेफ्ट साइड में, अपने को चाहिए राइट साइड में, तो हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। इसका कौन सा होगा? इसका दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट हो, क्योंकि इस साइड में लाइन चाहिए अपने को, और ए या बी कर सकते थे, सी और डी तो होगा भी नहीं। ठीक है, तो इसमें ए होगा नहीं, क्योंकि बीच में ब्लैक बीच में आ रखा है ना, तो सभी में ब्लैक है, तो इसमें ब्लैक आना चाहिए, तो हो जाएगा बी ऑप्शन। चलते हैं भाग नंबर 4 पे। 4 में अपने को क्या करना है? श्रेणी क्रम है ना, सीरीज वाला, तो श्रेणी क्रम को पूरा करना है, यानी कि क्वेश्चन मार्क को पूरा करना है। तो इसमें देखते हैं कौन सा होगा। 13 का पहले 1 है, 2 हो गए, 3 हो गए, अब 4 हो जाएंगे। 4 कौन से में है? बी में है। बी में, इसमें भी 4 है लेकिन ये उल्टा आ गया है। ठीक है, तो अपना कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं 14 में। 14 में कौन सा है? 2 ट्रायंगल नीचे हैं, 2 लेफ्ट में है, 2 ऊपर है, अब 2 राइट में आ जाएंगे। 2 राइट में कौन से आ रहे हैं? बी ऑप्शन वाले आ रहे हैं दोनों।
ठीक है, बी ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट है। फ्री माइंड होकर आपको देना था पेपर, बहुत ही शानदार आया है। इसमें कौन सा होगा, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ये लेफ्ट में ऊपर है, राइट में ऊपर है और राइट में नीचे है, इधर लेफ्ट में नीचे आ जाएगी। लेफ्ट में नीचे कौन सा आ रहा है, बी। कुछ भी आप देख सकते हो, ये भी देख सकते हो, तीर का निशान, तीर इधर है, फिर ऊपर चला गया, फिर राइट साइड में, फिर नीचे आएगा, यहाँ पे आ रहा है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन अपना एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं 16 में। ठीक है ना, आपके क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं ऊपर नीचे, तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपका कहाँ पे है, उसको ही आपको करेक्ट टिक करना है। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें बता रहा हूँ फर्स्ट ऑप्शन का ये है तो आप फर्स्ट ऑप्शन का करो, वो नहीं है। आपका सेट अलग हो सकता है, आपके क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं। डिफरेंट यानी कि अलग अलग पेज पे होंगे, क्वेश्चन तो यही होंगे। ठीक है, इसका कौन सा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा था, क्योंकि ये नीचे वाली लाइन है ना, ये अपने को खास तौर से देखनी थी। ए में भी सेम आ रहा है, बी में भी सेम आ रहा है, ठीक है, लेकिन ए में लाइन नहीं है और बी में लाइन है, तो अपने को लाइन वाला चाहिए, क्योंकि सभी में लाइन आ रही है तो इसमें भी लाइन आएगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं भाग नंबर 5 पे। भाग 5 में क्या करना है, अपने को संबंध देखना है। दो में संबंध दिया हुआ है ना, निश्चित संबंध है, और तीसरे और चौथे में भी अपने को संबंध देखना है। तीसरे और चौथे में संबंध कैसे देखेंगे, इन दोनों में संबंध होना, इसमें संबंध होना चाहिए, तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, जिसने भी बी किया है करेक्ट है, क्योंकि इन सभी में लाइन पीछे नहीं है। ठीक है, इसमें लाइन है, इसमें भी लाइन है, इसमें कम ही पड़ गई है, ये वाला हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। आगे चलते हैं 18 में। 18 में क्या है, ऊपर दिया गया है, यहाँ नीचे है, यहाँ इधर है। अब लेफ्ट साइड में होना चाहिए, लेफ्ट साइड में कौन से में है, सभी में आ रखा है, लेकिन दो यहाँ पर तीर के निशान नीचे हैं, दो तीर के निशान ऊपर हो गए, दो लेफ्ट में हो गए, दो राइट में हो जाएंगे, दो राइट में इसमें है, इसमें है। ठीक है, सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ना अंदर आगे वाला, ये वाला अलग अलग आ रखा है। ठीक है, और अपने को इसके जैसा देखना है, तो इसके जैसा सी में आएगा। आगे चलते हैं 19 में। 19 में क्या है, 19 में आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई आ रहा सी में, सी ऑप्शन करेक्ट है। इसका अपने को सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका भी, क्योंकि यहाँ पे है ना अंदर पैक कर दिया गया है दोनों साइड में। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे ऊपर दोनों पैक कर देंगे, तो अपना हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए, यहाँ तक सभी को क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, और कुछ भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिए, ये सर डाउट है। तो इसमें आपको क्या करना है, दर्शाया गया है चित्र को ज्यामितिक पूर्ण करना है अपने को, यानी कि पूर्ण आकृति वाला हो गया। तो इस आकृति को पूरा करेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी, ये ऑप्शन। इसने थोड़ा ज़्यादा कर लिया, यहाँ कम आएगा। ठीक है, क्योंकि दूसरी इसके जैसी आकृति नहीं बन रही है, तो अपना हो जाएगा ए ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं 22 में हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट है। इस बच्चे ने तो पूरे एकदम ज़्यादातर करेक्ट किए, एक दो क्वेश्चन ही गलत है इसके, फर्स्ट वाले हड़बड़ा गया होगा शायद, तो वो कोई नहीं, ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे चलते हैं 23 पे। 23 में अपना हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। बी ऑप्शन देख सकते हैं, राउंड वाला है, यहाँ लाइन है, यहाँ लाइन है, यहाँ लाइन है, लेकिन अपने को राउंड वाला चाहिए, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं 24 में। 24 में कन्फ्यूज होंगे, क्योंकि इसमें ए भी देख रखा है सेम और सी भी, लेकिन अपने को बराबर चाहिए ना, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, ए नहीं होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। ठीक है, आगे चलते हैं भाग नंबर 7 पे। भाग 7 में क्या किया गया है, एक्स वाई का मतलब है मिरर, दर्पण आकृति है, यानी कि मिरर फिगर हो गया। मिरर फिगर में अपन कैसे देखेंगे, मिरर को पहले देखना है, ये राइट साइड में मिरर है। ठीक है, तो इसके विपरीत आकृति कैसे हो जाएगी, एम पहले आ जाएगा, एम फिर ओ फिर टी आएगा, तो एम ओ टी कौन से में आ रहा है, ए ऑप्शन में आ रहा है, ये सब गलत हो जाएंगे। एम ओ टी ये उल्टे आ गए हैं। ठीक है, अगर नीचे होता ना मिरर तो ये आकृति होती बी वाली, अपना ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं 26 में। इसमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होंगे, इसमें बेसिक सा इसका छोटी वाली का दिया हुआ है। ठीक है ना, तो छोटे वाले को देखना है, इसने करेक्ट किया है, वेरी गुड, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आकृति देखनी है, बाकी ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये तो बिल्कुल भी गलत होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे चलते हैं 27, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसका ये है ना साइड में, तो ये राइट साइड में आ जाएगा, मिरर यहाँ पे है। ठीक है ना, ज़्यादातर क्वेश्चन एक साइड वाले मिरर वाले आते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते आपको, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 28 पे। यहाँ पे इसमें दोस्तों कंफ्यूज करने वाली बात नहीं थी, फिर भी आप कंफ्यूज हो गए, ए और बी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये नीचे आ गए, ये गलत आंसर है। ठीक है, अब सी और डी में कंफ्यूज हो गए, ये बाहर है ना, तो बाहर ही जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन बाहर जा रहा है ना, तो बाहर ही जाएगी, अंदर नहीं आएगी, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, जिसने भी सी किया है उसका करेक्ट है। चलते हैं भाग नंबर 8 पे। 8 में क्या कहा गया है,
एक कागज़ के एक टुकड़े को मोड़ के पंच किया जाता है, यानी कि छेद किया जाता है। उसको खोलने के बाद कैसी आकृति दिखती है, तो इसका दोस्तों अच्छे से देखना है। इसमें देखिए दो पास पास में आएंगे, एक इस प्रकार से आएगी, दूसरी इस प्रकार से आएगी। तो ये दो आकृतियाँ कहाँ पे आ रही है, बी में आ रही है। बी एग्जैक्टली करेक्ट है। यहाँ एक आ रही है, गलत है। यहाँ दो है लेकिन डिफरेंट आ रही है, ये भी गलत हो जाएगा। अपना हो जाएगा बी ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे 30 नंबर पे। 30 नंबर बहुत ही सिंपल है। ये हाफ बना हुआ था, अपने को पूरा बनेगा, इधर भी जाएगा और ऊपर जाएगी, तो ये आकृति ये बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हाफ दिया गया है, इतना ही, पूरा नहीं दिया गया है, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 31 का सी ऑप्शन। सी ऑप्शन कैसे होगा कि पहले यहाँ से कट किया गया है, ठीक है। इसको दो बिंदु है ना, दो सामने खोलेंगे, दो बिंदु यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे भी दो आएंगे, यहाँ पे भी दो आएंगे, ठीक है। तो हो जाएगा अपना सी ऑप्शन करेक्ट। बाकी नहीं आ रहा है किसी में भी। चलते हैं आगे 32 पे। 32 में देखिए कहाँ पे ये बिंदु है ना, इसको नीचे आएगा बिंदु, फिर राइट में आएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। बिल्कुल चारों साइड में इसमें ही आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें बीच में आ गई, बीच वाला नहीं, इसको अंदर करेंगे ना तो अंदर वाली आकृति बन जाएगी अपनी, तो हो जाएगा अपना ए ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं आगे, भाग नंबर 9 पे है, सेकंड लास्ट भाग है। इसमें क्या कहा गया है कि ये कागज़ के टुकड़े हैं, कट आउट किया गया है, तो उसको देखना है वापस से जोड़ के। तो इसका कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा, इसमें 3 आकृतियाँ ये और एक 4 आकृतियाँ दी गई है, लेकिन इसको बीच से ट्रायंगल कट किया गया है, इसको ट्रायंगल कट किया गया है, इसमें भी ट्रायंगल कट किया गया है, लेकिन इसमें कट नहीं है, ट्रायंगल पूरा है और अलग से आकृतियाँ 3 दी गई है, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे चलते हैं 34 पे। 34 में कौन सा होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। ये ट्रायंगल है बड़ा, यहाँ पे आ गया, बीच वाली आकृति यहाँ पे, ये दो है ना, ये दो यहाँ पे 4 आ गए हैं, गलत हो जाएगा। यहाँ पे 2 है लेकिन इसके भी 2 भाग कर दिए, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे एक ही गलत हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। चलते हैं 35 पे। 35 का कौन सा हो जाएगा अपना, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे पूरा भाग नहीं किया गया तो बी गलत है, ठीक है। और ये बड़ी बड़ी आकृतियाँ तो ये भी गलत है, और यहाँ पे गैप दिया गया है बीच में, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे गैप दिया गया है ना, तो ये भी नहीं होगा, अपना हो जाएगा डी ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे 36 पे। 36 का वेरी गुड, ए ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट है, क्योंकि ये बड़ी आकृति है ना, यहाँ पे ही दिखाई गई है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं आगे, लास्ट भाग है, भाग नंबर 10, उसके बाद मैथ का करेंगे और उसके बाद हिंदी का। प्रश्न संख्या 37 से 40 लास्ट है। इसमें छिपी या सम्मिलित आकृति, यानी कि हिडन फिगर, हाइड फिगर अपने को देखना है। 37 में कौन सा होगा, या तो ए होगा या सी होगा, ठीक है। इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बड़ी आकृति, यहाँ पे छोटी आकृति है, तो अपने को पहले छोटी आकृति देखनी है। छोटी अगर मिल रही है तो बड़ी की ज़रूरत नहीं, गलत हो जाएगी। अगर छोटी नहीं मिलती है ना तो फिर बड़ी को देखना पड़ता है, ठीक है ना। छोटी मिल रही है तो अपने पास सी ऑप्शन है ऑलरेडी, तो वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिसने भी सी किया है बहुत ही अच्छा। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होंगी, इसमें अपना ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आकृति यहाँ पे है, नीचे वाली यहाँ पे है, नीचे वाली यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है लेकिन ऊपर वाली आकृति नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे भी नहीं है नीचे वाली, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे, अपना ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 39 नंबर पे। 39 ये देखते हैं, यहाँ पे है नहीं, गलत हो गया है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। लेकिन ये आकृति है ना, ये आकृति यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, गलत हो गया। ये वाली पीछे वाली लाइन है ना, ये यहाँ पे नहीं है, ये गलत हो गया, और यहाँ पे दी गई है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका अपना, ठीक है। इसका अपना 39 का सी ऑप्शन है। आगे चलते हैं, लास्ट है 40 नंबर, और उसके बाद अपन मैथ का करेंगे। डब्लू लिखा हुआ है, डब्लू कहाँ पे आएगा, यहाँ पे डब्लू आ रहा है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डब्लू आ रहा है तो ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें डब्लू नहीं आएगा, गलत है। इसमें भी डब्लू नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, ये अपना आ गया, ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो अब करेंगे अपन मैथ के क्वेश्चन और उसके बाद करेंगे हिंदी के। तो चलते हैं आगे, स्टॉप नहीं करना है वीडियो को, आगे मैथ के देखते हैं। हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदयन क्लासेस 2020 में। आपने मेंटल एबिलिटी के सारे क्वेश्चन देख लिए होंगे। अब मैथ्स के सारे एक एक करके सारे क्वेश्चन समझेंगे और अच्छे से ध्यान से देखते जाइएगा, कोई भी डाउट नहीं रखेंगे क्योंकि पूरा का पूरा सोल्व करके बताएंगे। और उसके बाद में हिंदी का होगा और बाद में फाइनल आप चेक करके आपके अपने मार्क्स बता दीजिएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। यदि हम 1 से 100 तक के नंबर की संख्याओं को लिखते हैं तो
अंक 9 कितनी बार आएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो ज़रूरी नहीं है कि पहला क्वेश्चन आपका भी 41 नंबर यही क्वेश्चन हो, तो दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक कीजिएगा। तो पहला यहाँ पर 1 से 100 तक यानी कि 1 से 100 तक के बीच में कितने टाइम्स 9 आता है, 9 कितनी बार आता है। तो आपको पता है पहले शुरू में एक 9 9 आता है, फिर 19 में 9 आता है, फिर 29 में, फिर 39 में, फिर 49 में, फिर 59 में, उसके बाद में 69, 79, 89। अब यहाँ पर ध्यान 89 के बाद में 19 में भी 90 में भी 90 में भी नो आता है, फिर 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। अब यहाँ पर आप काउंट कर लीजिए कितने 9 आते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और एक ये 20। 99 में 2 आ रही है, तो 19 और 20 टोटल कितने आते हैं। तो आपको पता चल गया होगा 20 आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है। यानी कि टोटल आपके 20, 1 से लेकर 100 तक के बीच में 9 कितनी बार आता है, तो 20 बार आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो इन अंकों से बनी हुई हो उसका गुणनफल पूछा है। क्या पूछा है, न तो योग पूछा है, न अ, अंतर पूछा है। यहाँ पर गुणनफल पूछा है। गुणनफल का मतलब क्या होता है, आपको गुणा करनी है। अब सबसे पहले अंक कौन कौन से दिए हुए हैं, तो 9, 6 और 0। अब इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो पहले बड़ा अंक लेंगे यानी कि 9, उसके बाद में 6, उसके बाद में 0। ये तो बड़ी संख्या हो गई। छोटी संख्या कौन सी होगी, तो मैंने आपको बताया था कि 0 हमेशा सेकंड स्थान पर लेना है, पहले स्थान पर नहीं लेना है। तो पहले 0 से जस्ट बड़ा कौन सा 6 है, तो 6, 0, 9। अब इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई आप कर सकते हो डायरेक्ट। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई अपन कर लेते हैं 609 इंटू 960। ठीक है, तो यहाँ पर 0 को अपन डायरेक्ट बाद में 0 लगा लेंगे, फिर 9 से करते हैं। 9 को 6 से करेंगे तो 54, 6 को 6 से करेंगे तो 36, और यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे। 9 को 9 से करेंगे तो 81, और फिर 9 को 6 से करेंगे तो 54 आ जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो 4, 6, 8 और 4, 6, 14, हासिल 1 लगेगा, 4, 4, 8 हो जाएगा, और 5 का 5, और पीछे ये 0 था वो यहाँ पर पीछे आ जाएगा, यानी कि 5, 8, 4, 6, 4, 0, यानी कि 584, 640, 584, 640, 584, 640। जो भी आपका ऑप्शन हो वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है वो आपका यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। अगला देखिए, हाँ, एक भिन्न जो तुल्य रहती है, ये भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता के रखा था कि तुल्य भिन्न कौन सी होती है, जिनका मान सेम रहता है, यानी कि उनकी वैल्यू है वो सेम रहती है, लेकिन जब उनका जो अंश और हर जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है वो चेंज हो जाता है। तो वो कब होगा, जब हम किसी फ्रैक्शन को उस किसी सेम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि पहला है कि एक ही संख्या अंश और हर को जोड़ी जाती है, तो यहाँ पर जोड़ना नहीं है, घटाना भी नहीं है। तो एक संख्या के अंश और हर को गुणा किया जाता है, तो शून्य को छोड़कर बिल्कुल इसके व्युत्क्रम से गुणा किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि कोई भी फ्रैक्शन है 1/2 है। अब इसको अपन अगर सेम सेम 2/2 से 2 को गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 बटे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, इसका ये फ्रैक्शन चेंज हो गई, लेकिन ये इसकी तुल्य भिन्न है। जब इसको काटेंगे तो वापस 1/2 आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू तो 1/2 ही है, लेकिन इसका जो फ्रैक्शन है वो चेंज हो गई। तो तुल्य भिन्न यही होती है कि भिन्न चेंज हो जाती है लेकिन उसका मान चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर जो पहला और दूसरा ऑप्शन गलत है। चौथा आप देखिए, उसके व्युत्क्रम से गुणा किया जाए। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा करना, यानी कि अगर 1/2 को अपन 2/1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/2 आ जाएगा, और इसका मान कितना होता है, 1 होता है, न कि 1/2 होता है। तो ये चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा कि एक
एक ही संख्या के अंश व हर को गुणा किया जाता है, एक ही संख्या से गुणा करना है। जैसे यहाँ पर 1/2 थी ना, तो इन दोनों को एक ही संख्या से करना है। या तो 2/2 से गुणा करो, दोनों को 2 से गुणा करो, या दोनों को 3 से गुणा करो, या दोनों को 4 से गुणा करो, जिससे भी करो, लेकिन दोनों को एक ही संख्या से गुणा करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है वो आपका यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। ये देखिए कि 3492 में अगर, एक मिनट, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है। हाँ, क्या दिया हुआ है, 4392, इसमें अगर 3.66 का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 1200 आता है। तो अगर 439.2 इसमें 63.3 इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि अगर हम पहले ये चेंज कर लेते हैं कलर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में आपको हमेशा पता है कि वैल्यू जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी नहीं करना होता है, डायरेक्ट पॉइंट का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर नीचे वाले पॉइंट को अपन अगर रिमूव करेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएगा। अब अगर इस पूरी संख्या में 366 का भाग देते हैं तो 1200 आता है। कौन सी संख्या में, 4392 और 00, इसमें अगर 366 का भाग देते हैं तो 1200 आता है। अब इसमें से अगर अपन यहाँ पर एक पॉइंट लगा लिया यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। अगर इन दोनों को पॉइंट को हटाएंगे तो एक इसको हटाएंगे तो एक यहाँ पर, इसको हटाएंगे तो एक यहाँ पर, नीचे 3 जीरो आ जाएंगे, लेकिन पॉइंट यहाँ पर वापस लग जाएगा। यानी कि अब संख्या कौन सी बचेगी, तो यहाँ पर देखिए 43, देखिए पॉइंट 2 जीरो बाद थे तो 2 जीरो यहाँ पर आ जाएंगे, 392 और ऊपर 3 जीरो है और नीचे कितने जीरो है, 366, 2 जीरो, तो 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पर कितना आ रहा है, सिंपल देख लीजिए, 4 3 4 3 9 2 जीरो बटे 366। अब पहले तो क्या था, पीछे 2 जीरो थे और 366 का भाग लगा रहे थे तो 1200 आ रहा था। अब पीछे 2 की जगह पीछे सिर्फ एक जीरो है, तो वहां पर भी भाग देंगे तो एक जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, 120 नहीं आएगा, थोड़ा सा गलती कर रहे हैं अपन, एक मिनट, सही से दिख नहीं रहा है, एक मिनट वापस करते हैं। क्या, 4392 पॉइंट 3, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा चेंज कर। अब देखिए, अब इसको ध्यान से देखना, अब सही से दिख रहा है। 4, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को सही दिखेगा एकदम। ठीक है, एक मिनट चूज कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 4392, इसमें डिवाइड किया 3.6 का डिवाइड किया। अब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आपको पता है 2 जीरो आएंगे, यानी कि इस पूरी संख्या में 366 का भाग देते हैं तो कितना आंसर आ रहा है, 1200 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अगर 439.2 इसमें अगर 36.6 का भाग देंगे, यानी कि आपको पता है कि यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, दोनों से ऊपर नीचे दोनों पॉइंट एक अंक के बाद में, तो पॉइंट हट जाएगा। अब देखिए, अगर पहले इस संख्या में इसका भाग देते थे तो 1200 आता था, यानी कि 366 का पहले भी भाग दे रहे थे, अब भी 366 का ही भाग दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, पहले तो पीछे 2 जीरो थे, अब 2 जीरो नहीं है, इसमें 2 जीरो नहीं है, तो आपको पता है 2 जीरो यहाँ पर डायरेक्ट लग गए थे। तो अगर अब डायरेक्ट भाग देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 जीरो को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम सही है। बाकी आप सीधा 4392 में 366 का डिवाइड करोगे तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12 ही आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी दी हुई है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बोला हुआ है कि एक आयत है और एक वर्ग है। ठीक है, ये एक आयत और वर्ग है, दोनों का पेरीमीटर इक्वल है। अब पेरीमीटर इक्वल है, लेकिन हमें वर्ग का परिमाप क्षेत्रफल पूछा है, तो वर्ग आयत की भुजाएं दी हुई है 17 और 11। अब इसका परिमाप कितना होगा, तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेथ। अब यहाँ पर 2 ब्रैकेट में लेंथ कितनी है, 17 प्लस 11,
17 + 11 तो 2, 17 और 11 को जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा, और 28 में भाग 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 56, कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। यानी कि जो वर्ग है, जो स्क्वायर है, उसका भी पेरीमीटर कितना है 56 है। अब आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा 4 इंटू साइड, ठीक है, 4 गुणा भुजा। अब यहाँ पर भुजा क्या मान निकालना है, तो 4 इधर गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो भुजा बराबर इसका भाग देंगे तो 4 एकम 4, एक बचेगा, 4 चौके 16, यानी कि उसकी जो साइड आएगी, भुजा आएगी, लेंथ आएगी, वो कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। यानी कि जो स्क्वायर है, वर्ग है, उसकी भुजा कितनी आ गई 14 आ गई। अब वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या है, भुजा स्क्वायर साइड स्क्वायर भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा इंटू भुजा 2 बार गुणा कर सकते हो, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 196 होता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए है 196, 196 यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये पेपर बहुत बहुत इजी पेपर आया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 30 किग्रा मिठाई से 2/3 किग्रा भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। यानी कि टोटल मिठाई कितनी है 30 है। अब उसके पैकेट बनाने हैं तो आपको पता है डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड किससे करेंगे, 2/3 से डिवाइड करोगे, नीचे भिन्न है ऊपर जाएगी तो उल्टी हो जाएगी, तो 30 गुणा 3/2 हो जाएगा। 2 से ये काटेंगे तो 15, 15 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 45, यानी कि 45 पैकेट बनेंगे। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला अगला क्वेश्चन देखिए, ये हो गया। अगला देखिए, एक आयताकार प्लॉट है, उसका क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, इसकी चौड़ाई दी हुई है 62 वर्ग, तो इसके चारों ओर अगर 7.50 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा कितना आएगा। ये क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है। क्यों लेंथी है, क्योंकि यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहाँ पर चौड़ाई क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 616, और आपको लंबाई नहीं दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है 22 मीटर। अब लंबाई का मान ज्ञात करोगे तो 22 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 2 बार जाएगा। फिर पीछे कितने बचेंगे, तो 61 में से 44 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 7 और 1 17 और पीछे 2। फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे 20, 17 बचे 11, यहाँ पर 5 बचेगा, ठीक है, 5 में से 4 जाएगा तो ठीक है 162 आ गए। अब 162 का वापस 160 176 हो जाएंगे, क्योंकि 17 बचेंगे और पीछे 6। अब 22 को गुणा करो कि 176 आ जाएगा, तो कितनी बार आ जाएगा 22, 22 दून 22 का पहाड़ा अगर कितनी बार बोलेंगे कि पीछे 6 आ जाए, तो आपको पता है 2 को किससे गुणा करेंगे कि पीछे 6 आ जाएगा। तो या तो आप 2 को 3 से गुणा करो, 22 को 3 से गुणा करोगे तो 66 आएगा, पक्की बात नहीं आएगा। इसको 8 से गुणा करेंगे तो पीछे 16 आएगा, 22 8 है 176 होता है, यानी कि यहाँ पर 28 जो 28 है वो इसकी लेंथ हो जाएगी। यानी कि जो आपका आयत का जो लंबाई और चौड़ाई आएगी यहाँ पर 28 हो गई, यानी कि लेंथ लंबाई है वो 28 है और चौड़ाई है वो कितनी है 22 है। अब आपको उसका परिमाप ज्ञात करना है, क्योंकि बाड़ जो लगाएंगे वो चारों ओर लगाएंगे, तो यहाँ पर परिमाप ज्ञात करेंगे। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या है, परिमाप का फॉर्मूला 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लंबाई कितनी है 28 प्लस 22 चौड़ाई। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 और यहाँ पर 4 और 1 5, 2 गुणा 50, 2 को 50 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 100, यानी कि उस आयत का परिमाप कितना है 100, यानी कि उसके चारों ओर बाड़ लगाएंगे तो तार कितनी लगेगी 100 मीटर तार उसकी लगेगी। अब 1 मीटर के वो कितने ले रहा है, 1 मीटर के वो 7.50 रुपीज़ ले रहा है, तो 100 मीटर के कितने लेगा, तो 100 को इससे गुणा कर दो, तो यहाँ पर आप गुणा करोगे तो 7 5
जीरो, फिर पीछे ये 2 जीरो आ जाएंगे और 0.2 अंक के बाद में तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 750 रुपये लेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड दिया हुआ है, आपका अभी तक ऐसा कभी आया नहीं है, तो ये क्वेश्चन एक आपका थोड़ा सा हार्ड था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंपल सा दिया हुआ है, एक ए बटे बी एक फ्रैक्शन है, भिन्न है, जहाँ पर ए का मान कितना है, ए का मान है बी माइनस 3, ए का मान कितना है बी माइनस 3, और उसके अलावा दिया हुआ है कि ए प्लस, यहाँ पर एक साइड से लिखते हैं ताकि सोल्व आसानी से होगा। ए बटे बी एक फ्रैक्शन है और ए का मान कितना है, ए बराबर है बी माइनस 3। ठीक है, और ए प्लस बी, सॉरी, ए प्लस 10 बाय बी माइनस ए बटे बी इक्वल टू 10/7, यानी कि ये आपको कंडीशन दी हुई है। अब आपको क्या करना है, ए की जगह पर बी माइनस 3 लिखना है, तो यहाँ पर पहले ए लिखा हुआ था, इसकी जगह बी माइनस 3 लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बी माइनस 3, इसमें से 10 को जोड़ना है, 10 बटे बी बराबर, बराबर नहीं है माइनस है, तो यहाँ पर माइनस ए की जगह वापस आपको बी माइनस 3 लिखना है, तो यहाँ पर बी माइनस 3 बटे बी बराबर 10/7। ठीक है, अब ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर बी माइनस 3 प्लस 10, ठीक है, बटे बी माइनस 3 बटे बी बराबर 10/7। अब यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, अब आपको पता है यहाँ पर 10 प्लस के और 3 माइनस के है, तो यहाँ पर ये कट जाएंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बी प्लस 7 बटे बी माइनस, यहाँ पर क्या दिया हुआ है बी माइनस 3, तो बी माइनस 3 बटे बी इक्वल टू 10/7। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों का जब एलसीएम लगोगे तो यहाँ पर दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा बी आ जाएगा, और ऊपर वाला जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाले भी सेम होते हैं, तो बी प्लस 7 यहाँ पर माइनस बी। अब यहाँ पर ध्यान रखिए ये माइनस का है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, नहीं तो आप गलत कर दोगे, 10/7 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पता है 7 और 3 प्लस के दोनों जुड़ जाएंगे, और बी एक माइनस का एक प्लस का है, तो यहाँ पर बी तो दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10/बी बराबर 10/7। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वज्र गुणा करनी है, तो यहाँ पर जब भी बराबर का चिन्ह हो तो गुणा कर लो, तो इसको करेंगे तो 10b हो जाएगा, 10b बराबर 10 को 7 से गुणा करेंगे तो 70 आ जाएगा। अब b का वैल्यू ज्ञात करना है, तो 10 उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो b बराबर कितना आ जाएगा 70 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। अब a की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो सबसे पहला वाला इक्वेशन था वही रखेंगे, यानी कि 7 में से 3 को माइनस करेंगे, b की वैल्यू कितनी है 7 है, तो 7 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, a का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और b का मान कितना आ गया 7 आ गया, a बराबर कितना हो गया 4 और b बराबर 7। अब आपको a बट्टे b का पूछा है ना, a बट्टे बी क्या होगा, तो a की जगह a पर रख दो 4 और b की जगह b रख दो 7, यानी 4/7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सी है वो यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ध्यान रखना यहाँ पर जो भी आंसर 4/7 का है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा कि 31 सही 7/16 को दशमलव में परिवर्तित कीजिए। तो आपको पता है 31 सही 7/16 है, तो 31 तो पूरा का पूरा चला जाएगा। अब पीछे 7/16 को आप भिन्न में कन्वर्ट कीजिए, पॉइंट में कन्वर्ट कीजिए, पॉइंट लगेगा वो यहाँ पर आ जाएगा, तो पहले सीधा पॉइंट लगेगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 16 का पहाड़ा बोलिए कि 70 आ जाए, 16 चौके 64 होता है, तो यहाँ पर 4 बार चला जाएगा, पीछे कितना बचेगा 6, फिर 0, 16 तिया 48 होता है, 16 तिया 48, फिर पीछे कितने बचेंगे 12 बचेंगे, 0 आ जाएगा, फिर 16 का पहाड़ा बोलो 120 आ जाए, 16 7 112,
16 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे तो 16 सत्ते 112 आ जाएगा। 437 है, 437 यहाँ पर दिया हुआ है। पॉइंट के आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। 31.437 यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी है। पीछे 5 भी आ रहा है तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 31.4375। ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत बहुत सिंपल पेपर है। बहुत इस पेपर का बहुत ज़्यादा सिंपल लेवल का पेपर आया। बस एक ही अभी A+B वाला था ना, वो थोड़ा सा हार्ड की कैटेगरी में आप काउंट कर सकते हो। यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 हो जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप ऐसे कर सकते हो। मान लिया कि कोई जो वर्ग है उसकी भुजा कितनी है, 6 वर्ग है। अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो भुजा वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर। स्क्वायर का क्या होता है, साइड इंटू साइड, या साइड का स्क्वायर कर लो। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 36 आ जाएगा। अब अगर इस भुजा का 1/3 हो जाए, यानी कि अगले में वो साइड होती है वो उसकी 1/3 हो जाती है, तो 6 का 1/3 कितना होगा, 1/3, यानी कि 3 से 6 कटेगा 2 आ जाएगा। यानी कि सारी भुजा कितनी है, 2 2 की है। अब इसका क्षेत्रफल का क्या होगा, तो 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। यानी कि पहले 36 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया। तो कितना गुणा कम हो गया, 9 गुणा कम हो गया। यानी कि उसका 1/9 भाग हो गया, 1/9 भाग हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, इसको भी आराम से कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, 51 नंबर है। 51 को देखिए कि एक वस्तु को 2540 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है वह उस वस्तु को 1850 रुपये में बेचने पर हानि होती है, तो उसके बराबर है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि अगर किसी वस्तु को 1240 रुपये में बेचते हैं, फिर अगर उसको 1850 रुपये में बेचते हैं, तो जो 2540 रुपये में बेचते हैं तो जितना लाभ होता है उतने हानि यहाँ पर किस में होती है, 1850 में होती है। तो अब आप पता कीजिए कि उसका लाभ या हानि क्या है। तो आप इस क्वेश्चन को आराम से ऑप्शन के हिसाब से कर सकते थे। ऑप्शन के हिसाब से कैसे करेंगे, तो पहला ऑप्शन चेक कीजिए, 2095 है। अब 2095 में इसको घटाइए और इसको घटाइए, दोनों बराबर आने चाहिए। बराबर आते हैं तो आपका आंसर सही है, नहीं आते हैं तो गलत है। अब 10 में से 0 5 जाएगा नहीं, 5 चला जाएगा तो यहाँ पर 5 आएगा। फिर यहाँ पर 3 में से 9 नहीं जाएगा तो उधार लेंगे, 13 में से 9 को घटाएंगे तो 4 बचेगा। फिर यहाँ पर 4 और 2 में से 2 चला जाएगा तो 0, यानी 445 हो रहा है। अब यहाँ पर 445 होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2000 है, तो कितना हो जाएगा, 200 का अंतर हो जाएगा। तो यानी कि पहला तो गलत है। फिर दूसरा देखिए, 2195 है। यहाँ पर लिखिए 2195, ठीक है। यहाँ पर कितना है, 2195। अब 1225 में 2540 में से इसको घटाएंगे तो 5 में 0 में से 5 जाएगा नहीं, उधार लेंगे तो 10 में से 5 गया 5। फिर 3 में से 9 जाएगा नहीं तो यहाँ पर 4, 13 में से 9 को घटाएंगे तो 4। फिर यहाँ पर 24 में से 21 को घटाएंगे तो 3, यानी कि 345। अब इसको आप घटाइए तो 5 में से 0 को घटाएंगे तो 5, 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4, और 21 में से 18 को घटाएंगे तो 3। यानी कि जितना 2195 रुपये क्रय मूल्य है, तो अगर 2540 में से बेचेंगे तो 345 का लाभ होगा, और 1850 में बेचेंगे तो 345 की हानि होगी। यानी कि दोनों बराबर हो रहे हैं, तो उनका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसको बाद में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी किया जा सकता है, लेकिन ये एक आसान तरीका है जिससे आपको कम टाइम में ये आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 2195 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 52 नंबर आपका चेंज हो सकता है। एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छापती है, यानी कि पेज को प्रिंट करती है, तो 5760 जो पेज है उनको प्रिंट करने में कितना टाइम लगेगा। तो 1 मिनट में कितने कर रही है, 12 पेज। तो टोटल कितने हैं, 57 और 60, इसमें 12 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 12 दूनी 36, 12 तिया 48, 12 तिया 48। फिर 48 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 12 9 आ जाएगा, तो 96, 12 60 बार छंग बहुत, 12 8 96 होता है, 96 8 बार और पीछे 0 का 0, यानी कि 380 मिनट लगेंगे। कितने, 380 मिनट। कितने मिनट, 380 मिनट यहाँ पर टाइम लग रहा है। अब 380 मिनट लग रहा है, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं, तो 60 का भाग दे दिए, यहाँ पर पूरा पूरा चला जाएगा। फिर 8 छंग 6 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा,
जीरो चला जाएगा। हाँ, 60 का भाग दोगे तो कितना बार चला जाएगा? जीरो से जीरो कट जाएगा। अब 6 का भाग दे दो 38 में, तो 6 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो 6 छंग 36। कुछ गलत कर रहे हैं शायद अपन। 12 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48। यहाँ पर 4 आ जाएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 12 चौके 48। अब यहाँ पर जीरो से जीरो कट जाएगा, 8 छंग 48 होगा, यानी कि पूरे के पूरे 8 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? 8 घंटे। ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पर 12 का पहाड़ा 4 बोला था, लेकिन यहाँ पर हमने 3 लिख दिया था, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 480 आएगा। 480 में 60 का भाग देंगे तो 8 घंटे हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है आपका, जो भी हो 8 घंटे एकदम राइट आंसर होगा। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपये है। एक दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को 275 रुपये में बेचा है, तो उसकी लाभ हुई या हानि हुई? अगर एक पुस्तक 300 रुपये की है तो 3 पुस्तकें कितने की होगी? तो 3 से गुणा कर लो, यानी कि 300 रुपये की होगी। आप ये तो समझदार से कर सकते हो कि भाई एक पुस्तक 100 रुपये की है, तो 3 पुस्तक ले रहे हैं तो उसको 100 से गुणा करेंगे, यानी कि वो 300 रुपये की है। अब वो दुकानदार उसको 275 रुपये में बेच रहा है, यानी कि वो नुकसान ले रहा है, हानि होगी। अब हानि कितनी होगी? तो माइनस करोगे तो 25 रुपये की हानि होगी। कितने की? 25 रुपये की हानि। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, 25 रुपये की हानि होगी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। हाँ, ये क्या दिया हुआ है? ये आपको सरलीकरण का क्वेश्चन है, एज है। तो पहले क्या करना है, यहाँ पर देखिए 5 सही 3/8 गुणा 8 सही 1/8 माइनस 3 सही 1/8 गुणा 5 सही 5/8। ठीक है, अब यहाँ पर इसको गुणा कीजिए तो 5 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 5 40, 40 और 3 43, 43/8। इसको मल्टीप्लाई 8 को 8 से करेंगे तो 64, 64 और 65 हो जाएंगे, 65/8। फिर माइनस 24 और 125/8 इंटू 5 8 40, 40 और 5 45/8। ठीक है, अब आपको गुणा करना है, गुणा करके बाद में आपको लगाना है, माइ घटाना है, तो यहाँ पर आप गुणा कर लीजिए भले। ठीक है, 1 मिनट। अब आगे यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो 8 और 8 को गुणा करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 64, और ऊपर इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 65 को और 43 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर आप देख लीजिए 65 इंटू 43। तो 3 को गुणा करेंगे तो 15, 15 का 5 हासिल 1, 6 तिया 18 और 1 19 क्रॉस 5 चौके 20 हासिल 2, 6 चौके 24 और 2 26। ठीक है, जोड़ेंगे तो 5 9 7 और 2, यानी कि 27 और 95 हो जाएंगे। 27 और 95, 27 95, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 27 और 95। ठीक है, 2795। फिर माइनस का चिन्ह है, नीचे वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64। ऊपर दोनों को गुणा करेंगे तो 25 5 125 हासिल 12, 25 चौक 100, 100 और 12 112, यानी कि 1122 आ रहा है। अब दोनों का नीचे जो डिनोमीटर है, हर है, दोनों का एक जैसा है, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 64। और आपस में इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 5 में से 5 को घटाएंगे तो 0। यहाँ पर 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7। फिर 7 में से 1 को घटाएंगे तो 6, और 2 में से 1 को घटाएंगे तो 6। अब इन दोनों को काटना है, काटेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, 7 दूनी 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, और यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 32 दूनी 64। ठीक है, अब यहाँ पर किससे कट रहा है? आगे 2 से 3 से 5 से कटेगा, पॉइंट में आएगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं पर गलती हुई है, या फिर अप्रोक्सीमेट, हाँ हाँ पूछा हुआ है ना, लगभग है। तो अब इसका भाग देंगे तो 32 एकम 32, 32 दूनी 64, 32 तिया 96, 32 दूनी 64 होता है, यानी कि 2। अब 32 दूनी 64 हो गया, तो 83 में से 64 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 में से 4 को गया 9, और 9 और यहाँ पर 1, 19 आ गया। अब पीछे 5 बचेगा, तो यहाँ नहीं 195। अब 32 का पहाड़ा बोलो 195 आए या उससे कम आए, तो 32 का पहाड़ा, 32 को अपन 6 से गुणा करते, 32 इंटू
7 8 8 से गुणा करते हैं। 8 दूनी 16, हासिल 1, 8 तिया 24 और 1 25। ज़्यादा जा रहा है यानी कि कम से गुणा करना पड़ेगा। 7 से गुणा करते हैं, 7 से भी नहीं 6 से गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 6 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाए, 6 दूनी 12, 1 6 तिया 18 और 1 19, 192 आ रहा है। यानी कि 6 से गुणा करते हैं तो 192 आ रहा है। पीछे 3 बचेंगे, 195 इसमें से 92 घटाएंगे तो पीछे 3, तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा 0। अब 32 का भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पर भी वापस 0 लगेगा और यहाँ पर 0। अब यहाँ पर लगभग कितना आ रहा है, 26.0 है, यानी कि उसके पास में जस्ट क्या होगा, 26 ही होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम यहाँ पर सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 26। लगभग इसका मान कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पर देखिए 30,009, इसको बोलते 30,009 है। अब आपको पता है ये 9 क्या है, 9 इकाई के स्थान पर है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में 9 दहाई का है तो यानी कि गलत है। 9 सैकड़े का है तो ये भी गलत है। 9 दहाई का है ये भी गलत है। तो 9 इकाई का है यानी कि आपका पीछे ऑप्शन एक ही बचा है, यानी कि ऑप्शन सीधे कट रहे थे, ऑप्शन नंबर सी बच रहा था। 3 10,000 तथा 9 इकाई है। 3 कौन सा है, 10,000 30,000 है तो 3 10 के हज़ार पर है और 9 है वो इकाई के स्थान पर है। तो यहाँ पर 55 में आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, सुमित का भार 107 किग्रा है तथा संजय का भार 82 किलो है। दोनों का भाग से निकटतम दहाई के मान का अंतर है। से निकटतम द्वारा निकटतम दहाई के मान का अंतर है। अब देखिए दोनों का भार देखिए 107 है सुमित का और संजय का है 82। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और फिर 8 और 1 यानी कि 198 दोनों का रियल भार है। अब आगे क्या दिया हुआ है, दोनों का भार से निकटतम द्वारा निकटतम दहाई के स्थान पर। दहाई के स्थान पर कौन सा होगा, तो 8 है। 8 का जस्ट पास में 9 है तो यहाँ पर 8 की जगह क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी कि दोनों का निकटतम मान कितना आ रहा है, 190 आ रहा है। कितना आ रहा है, 190 आ रहा है। यानी कि निकटतम दहाई दहाई तक पूछा है, दहाई तक क्या हो जाएगा, 190 आ रहा है। अब दोनों का अंतर पूछा है, वन निकटतम दहाई तक पूछा है ना, तो यहाँ पर 8 की जगह क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 198 माइनस 90। अब माइनस करेंगे तो 9 और फिर 18 में से 9 को करेंगे तो 99 आ रहा है। और 99 किसके निकटतम है, 100 के निकटतम है। तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100। आगे देखिएगा, अगला क्या है, यदि दो कोणों का योग एक कोण से अधिक है तो निम्न में से कौन सा संभव है, एक समकोण तथा एक न्यून कोण, एक अधिक कोण तथा एक न्यून कोण, दोनों न्यून कोण है या दोनों समकोण है। दो कोणों का योग कितना है, एक अधिक कोण के बराबर है, यानी कि अधिक कोण का मतलब 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में से। ठीक है, अब दोनों कोण, न्यून कोण का मतलब 90 से कम। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक तो समकोण होगा और एक न्यून कोण होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। यानी कि दो कोण है, एक तो 90 डिग्री का और एक पीछे एक 0 से 90 डिग्री के बीच में, कभी कितना भी लिख सकते हैं, जैसे 30 है। तो इन दोनों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 है ये, जो कि आपका क्या हो जाएगा, एक अधिक कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक समकोण होगा और एक न्यून कोण होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 58, एक संख्या के अंकों का जोड़ से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या सर्वदा भाज्य होगी। यानी कि एक संख्या के अंकों का योग, अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है। यानी कि कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 13 ले लेते हैं, उनमें से इनके अंकों का योग घटाया जाता है। यानी कि अंकों का योग कितना होगा, तो 3 और 1 4, यानी कि 4 को माइनस किया जाता है तो कितना हो जाएगा, पीछे 9 बच जाएगा। यानी कि किससे विभाजित होगी, तो ये 2 से तो विभाजित होगी नहीं, 7 से भी नहीं हो रही है, 5 से भी नहीं हो रही है, तो 9 से विभाजित होगी। आप इसका एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे अपन 22 ले लेते हैं। अब इसमें से दोनों के योग कितना हो जाएगा, 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। 18 में भी किसका, 9 से
डिवाइड हो रही है सर्वदा, यानी कि हमेशा किससे विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी। और ये लगभग शायद ये आपके टेस्ट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 59 वाला। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर ये एंगल दिया हुआ है, यहाँ पर एक एक्स है, एक 2x है, फिर 4x और 6x है। अब यहाँ पर इन सब का मान कितना होगा वो आपको बताना है क्रमशः, ठीक है। ए ओ बी, फिर बी ओ सी, सी ओ डी और डी ओ ई का, यानी कि पहले एक्स का। अब आपको पता है कि जब इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा, यानी कि 360 आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले कितना है, 100 प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 4x प्लस 6x, ठीक है। अब इन दोनों को सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। अब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 का 100 अलग रहेगा, 1x और 2x 3x, 3 और 3 में 4 को जोड़ेंगे तो 7x, 7 और 6 13x, यानी कि 13x प्लस 100 इक्वल टू 360 आ जाएगा, ठीक है। अब 13x बराबर, अब यहाँ पर देखो 100 यहाँ पर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस, तो 360 माइनस 100 आ जाएगा। 100 में से 360 में से 100 को घटाएंगे तो 260 बराबर 13x, ठीक है। x का मान याद करेंगे तो ये गुणा में उधर आते ही भाग में हो जाएगा, तो 13 दूनी 26, यानी कि पहला x का मान कितना हो जाएगा, x का मान 20 हो जाएगा। x का मान कितना हो रहा है, x का मान 20 हो रहा है। तो 2x का मान कितना होगा, तो 2 को 20 से गुणा करेंगे तो 40। फिर 4x का मान कितना होगा, तो 4 को 20 से गुणा करेंगे तो 80 हो जाएगा। और 6x का मान कितना हो जाएगा, 20 को 6 से गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा, यानी कि 20 डिग्री, 40 डिग्री, 80 डिग्री और 120 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। x का मान 20 डिग्री, 2x 40 डिग्री, 4x 80 डिग्री और 6x बराबर 120 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपको जो आरेख वाला है उसमें से जो इस बार चैप्टर ऐड किया गया था उसी से है। एक दिया गया दंड आरेख विभिन्न देशों के क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों को दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान की टीम से कितने अधिक मैच खेले। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान की टीम से कितने ज़्यादा मैच खेले हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कितने खेले हैं, 32 मैच खेले हैं। और पाकिस्तान की टीम ने कितने खेले हैं, 24 खेले हैं। तो माइनस कर दो, इसमें से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि 8 मैच ज़्यादा खेले। अब 8 ऑप्शन में कौन से में चेक कर लीजिए, तो यहाँ पर 8 कौन से में, ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि ए ऑप्शन में एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सारे मैथ्स के सारे क्वेश्चनों का हमने सॉल्यूशन कर लिया है और वो भी एकदम फुल सॉल्यूशन है। अब उसके बाद में हिंदी की बारी है तो वो आपको करवा रहे हैं। हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि मानसिक योग्यता और मैथ्स का आपका कंप्लीट हो गया है, अब हिंदी वाला है। तो हिंदी के और इंग्लिश के लगभग पूरे पैसेज सेम होते हैं, जस्ट सिर्फ आपको मैनेज करना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये ना समझे कि इंग्लिश के पैसेज नहीं करवाए, बस आप इसी से देखकर आपके इंग्लिश वाले चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पहला पैसेज ध्यान से देखिएगा। पहला पैसेज क्या है, आराम से पहले देखेंगे। कृतज्ञ ज्ञापन, कृतज्ञ मतलब किसी के प्रति आराम से सहानुभूति से रहना, कृतज्ञ के साथ रहना एक बड़ा सद्गुण है। सद्गुण मतलब अच्छा गुण है जो प्रत्येक मनुष्य में होना चाहिए। ये अनुभूति जिसके द्वारा भी हम किसी के प्रति धन्यवाद अभिव्यक्त करते हैं। हम अनेकों रूपों में कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं। हम विचारों, शब्दों, कार्यों से कृतज्ञ हो सकते हैं, यानी कि हम कृतज्ञ हर जगह ला सकते हैं, विचारों में, शब्दों में। कोई काम कर रहे हैं उसमें भी कृतज्ञ हो सकते हैं। धन्यवाद कहते हैं उसका अर्थ है कृतज्ञ। हम किसी को धन्यवाद करते हैं उसका मतलब है हम उसके प्रति कृतज्ञ हैं। हम उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहते हैं जो हमारे लिए सहायक है। हम किसके प्रति कृतज्ञ रहे, जो हमारे लिए सहायक है, जो हमारी हेल्प कर सकता है। हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होने चाहिए क्योंकि उसने हमें अच्छी वस्तुएं प्रदान की है जो अपने हृदय के अंतरम से धन्यवाद देना चाहती है। यानी कि हमें ईश्वर के प्रति भी कृतज्ञ होना है, जो कि हमने ईश्वर ने भी हमें बहुत सारी चीज़ें दी है। अब यहाँ पर देखिए, धन्यवाद का अर्थ है कि हम कृतज्ञ है। उदास, उच्च उदास, दुखी नहीं है, बल्कि हम कृतज्ञ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कृतज्ञ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, महान सद्गुण का मतलब क्या है। महान का मतलब सबसे ज़्यादा,
और सद्गुण का मतलब अच्छे विचार या अच्छा गुण क्या है, कृतज्ञता प्रदर्शन करना, आप कितने कृतज्ञ हो ये दिखाना आपका सबसे बड़ा सद्गुण है। क्रूरता मतलब गुस्सा करना वो तो नहीं है, दुख व्यक्त करना ये भी नहीं है, किसी को कष्ट बताना ये भी नहीं है, बल्कि कृतज्ञता का प्रदर्शन करना ही सबसे बड़ा सद्गुण है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऊपर सारे के सारे पैसेज में आपको बताए हुए हैं। आगे देखिए, अपने फिर खालिस्तान में भी कृतज्ञ होना चाहिए, तो सद्गुणों में, कर्तव्यों में या आमदनी में, बल्कि विचारों में। तो यहाँ पर आप आगे ऊपर देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है तो यहाँ पर देखिए, अ, हमें अपने विचारों, शब्दों और कार्यों के प्रति कृतज्ञ रहना है। तो वहाँ पर किसमें, विचारों में भी कृतज्ञ रहना है। तो यहाँ पर विचारों यानी ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सहायक शब्द क्या है तो सहायक हम किसी की हेल्प करने वाला है। यहाँ पर हेल्प शब्द नहीं है, हेल्प करने वाला। तो ये शब्द क्या है, सहायक है, वो संज्ञा शब्द है, नाउन है। नाउन है, प्रोनाउन नहीं है, विशेषण नहीं है, क्रिया नहीं है। अगर सहायता होता, हेल्प होता तो यहाँ पर क्रिया होती, बल्कि यहाँ पर सहायक है यानी कि हेल्प करने वाला है। तो हेल्प करने वाला व्यक्ति है तो वो एक संज्ञा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सद्गुण, सद्गुण शब्द का अर्थ क्या है, सद्गुण यानी कि सबसे अच्छे विचार रखने वाला, यानी कि वो एक गुण है। सद्गुण का अर्थ है गुण, बुराई नहीं है, शांति नहीं है, वीरता भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर दूसरा पैसेज देख लेते हैं। आपने सामाजिक कार्यकर्ता और महान पर्यावरणवादी सुंदरलाल बहुगुणा, ये एक व्यक्ति है, उसके बारे में अवश्य सुना होगा। उनका जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका गांव ऊंची ऊंची पहाड़ियों और हरे भरे वनों से घिरा हुआ था, यानी कि उनके गांव के चारों ओर आसपास हरे भरे वन थे। वन मूल्यवान वृक्षों से भरे हुए थे। खेल के सामान बनाने में अनेक कंपनियों ने पेड़ की कटाई शुरू कर दी, यानी कि पहले वहाँ पर बहुत सारे हरे भरे वन थे, लेकिन खेल के सामान में बैट वगैरह कुछ भी बनाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों ने वहाँ से वृक्षों को काटना शुरू कर दिया, ट्री को काटना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ के आसपास क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आनी शुरू हो गई। वहाँ पर बहुत भयानक बाढ़ आई। बाढ़ से लोगों के अनेक समस्याओं का सामना हुआ। उन्हें अपने जीवन में वनों का महत्व समझ में आ गया। जिसके साथ बीतती है उसी को अपना समझ में आता है, यानी कि वहाँ उन लोगों को समझ में आ गया कि हमारे वन होते तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कंपनियों ने काट दिए, जिसके कारण उन लोगों को परेशानी हो रही है। अब सुंदरलाल बहुगुणा क्या थे तो वो एक पर्यावरणवादी थे, वैज्ञानिक नहीं थे, अध्यापक नहीं थे, चिकित्सक नहीं थे। पर्यावरणवादी का मतलब जो पर्यावरण से प्यार करता है, इन्वायरमेंट से प्यार करता है, जिसको पेड़ पौधे सब बोने अच्छे लगते हैं, उनको कटाई वगैरह नहीं करते हैं, वो उनको संभालना लगते हैं। तो वो एक पर्यावरणवादी थे जो रिसर्च करते थे किसके ऊपर, जो पेड़ पौधे थे उनके ऊपर, पर्यावरण के ऊपर रिसर्च करते थे, एनवायरनमेंट के ऊपर। तो ये बहुलाल गुणा क्या थे, पर्यावरणवादी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। उनका गांव गहरे वनों से घिरा हुआ था, भूरे वनों से, सूखे वनों से या हरे भरे वनों से। तो यहाँ पर हरे भरे वनों से वो उनका गांव घिरा हुआ था, जैसे कि हमने पैसेज में देखा था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप वहां पर विनाशकारी बाढ़ आने लगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम सही हो जाएगा, विनाशकारी बाढ़ आने लगी। सुंदरलाल बहुगुणा संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है तो सुंदरलाल व्यक्ति है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। स्पष्ट ध्यान रखना, सुंदरलाल बहुगुणा व्यक्ति है, कोई चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, आपके इसमें व्याकरण से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन होने के बावजूद भी आप इसको आराम से कर सकते थे, क्योंकि सारे के सारे पैसेज के अकॉर्डिंग ही आपको पूछे हुए हैं। अब जितने भी हम पर्यायवाची जितने भी पढ़ लेते, रट लेते, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं आता, तो फिर आप क्या करते। इससे अच्छा है जो आप पैसेज पढ़ रहे हो उसका मतलब समझो, जितने ज़्यादा मतलब समझोगे उतने ज़्यादा आपके आंसर राइट होंगे। तो यहाँ पर मूल्यवान का पर्यायवाची क्या है, पर्यायवाची का मतलब सेम वर्ड, वर्ड चेंज होगा, मतलब मीनिंग सेम रहेगा। अब घृणाप्रद स्पर्ध यानी कि किसको बहुत ज़्यादा घृणा होती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अप्रिय यानी कि जिसको पसंद नहीं करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। अनुपयोगी यानी जो काम की चीज़ नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो अमूल्य
अमूल्य मतलब अनमोल, बहुत जिसका मोल नहीं ज्ञात किया जा सकता है, तो वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मूल्यवान का पर्यायवाची क्या होगा? अमूल्य, अनमोल। ठीक है, आगे देखिए 70 क्वेश्चन हो गए। अब आगे तीसरा पैसेज देखते हैं। वैज्ञानिक और चिकित्सक यानी कि जो हमारे वैज्ञानिक है, जो हमारे डॉक्टर है, हमारे शरीर के विभिन्न तंत्रों और अंगों पर टीवी के खतरनाक प्रभावों के बारे में चेतावनी देते हैं। यानी कि कई बार हमारे डॉक्टर्स या वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि टीवी से बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, टीवी नहीं देखनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 3 से 4 घंटे टीवी देखता है। यानी कि हर व्यक्ति, एक सर्वे हुआ था जिसमें ये बता रहे हैं कि हर व्यक्ति लगभग 3-4 घंटे टीवी देखते हैं, जिसमें से हमारी दृष्टि कमज़ोर होती है। दृष्टि का मतलब हमारी आंखें कमज़ोर होती है, हमें दिखाई कम पड़ता है। बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। ये टीवी का सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पर पड़ता है? चिल्ड्रंस पर पड़ता है, बच्चों पर पड़ता है, क्योंकि वे निकट से टीवी देखते हैं। क्यों पड़ता है? क्योंकि वो पास में जाकर टीवी देखते हैं, दूर से टीवी नहीं देखते। और पास में जाने से उनके सामान्यतः सिर दर्द वाली समस्या आती है। उनके पास में जाकर देखते हैं तो आंखों पर इफेक्ट पड़ता है और उनसे धीरे धीरे सिर दर्द होता है। लंबे समय तक टीवी देखना हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जितना ज़्यादा हम टीवी देखेंगे उतना उतना हमारे स्वास्थ्य के लिए और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, शारीरिक और मानसिक। नृत्य, संगीत, लड़ाई के विभिन्न कार्यक्रमों में ऊंची आवाज़ से बहरापन आ सकता है। यानी कि अगर कभी सॉन्ग सुन रहे हो या कभी डांस देख रहे हो या कभी लड़ाई का सीन चल रहा है, हम फुल आवाज़ में देख रहे हैं, तो हमारे कानों में बहरापन का समस्या हो सकती है। ये एक मुद्रा के में लगातार टीवी देखने से जोड़ों में दर्द हो सकता है। लगातार हम एक ही मुद्रा में, जैसे सोए हुए टीवी देख रहे हैं या बैठे हुए कमर झुकाए हुए एक ही पोजीशन में हम टीवी देख रहे हैं, जिससे हमारे जोड़ों में दर्द भी होने लगता है, पीठ में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है। टीवी देखते समय खाना खाते हुए हमारी पाचन क्रिया भी ढीली हो जाती है, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान टीवी में होता है, हम खाने पर ध्यान कम देते हैं। तो हमारी पाचन, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है, वो भी ढीला हो जाता है और मोटापा बढ़ता जाता है। यानी इससे हमारा शरीर में वजन बढ़ता जाता है, मोटापा बढ़ता जाता है। आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्या जन्म लेती है। जितने ज़्यादा हम लड़ाई वाले सीन देखेंगे या फिर हीरो किसी को अलग गन से मार रहा है वगैरह वगैरह, तो हमारे मेंटल पर भी अधिक इफेक्ट पड़ता है कि काश हमारे पास भी ऐसी गन होती वगैरह वगैरह। तो ये सब बहुत मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती है। तो जितना हो सके कम टीवी देखनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसके क्वेश्चन देखिए, पूरा पैसेज अच्छे से समझ लिया है। लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से हमारा या हमारी प्रभावित नहीं होता है। क्या प्रभावित नहीं होता है? मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, मेंटल इफेक्ट पड़ता है। ऊंचाई प्रभावित होती है या नहीं होती, छोड़ दो। पाचन क्रिया प्रभावित होती है, उसमें बताया हुआ है कि हम खाना टीवी देखते हुए खाना खाते हैं तो हमारा पाचन क्रिया ढीला हो जाता है, ये भी होता है। भार, उसमें ये भी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर देखो, पाचन क्रिया ढीली होती है और मोटापा बढ़ता जाता है। तो भार, मोटापे से भार भी बढ़ रहा है तो भार भी इफेक्ट होता है। लेकिन ऊंचाई है, यानी कि हमारी हाइट है, वो कभी इफेक्ट नहीं होगी। टीवी देखने से हमारी हाइट छोटी रहेगी या बड़ी होगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीवी, सॉरी, ऊंचाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों के मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती है। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध किससे है? तो मनोवैज्ञानिक मन मतलब मानसिक संबंधित, हृदय से नहीं है, हार्ट से नहीं है, श्रवण क्षमता यानी कि सुनने की क्षमता से बिल्कुल नहीं है, पाचन क्रिया से बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर किससे हो जाएगा? मानस से हो जाएगा, यानी कि मानसिक क्रियाएं हैं तो मानस से संबंधित होगी। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता है। यानी कि टीवी देखने से बच्चों पर की आंखों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव देख पड़ता है, क्योंकि उनकी पाचन क्रिया ढीली हो जाती है। भाई पाचन क्रिया से क्या लेना देना, आंखें खराब हो रही है। टीवी देखते हुए वो गलत मुद्रा में बैठते हैं, जिससे अलग अलग गलत पोजीशन में अगर बैठेंगे तो उनके जोड़ों में दर्द होगा, पीठ दर्द करेगी, उनसे आंखों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वे टीवी को बहुत नज़दीक से देखते हैं, ये बिल्कुल एकदम सही है। बच्चे ज़्यादातर टीवी को पास में जाकर देखते हैं, जिसके कारण उनकी दृष्टि या देखने की समस्या में देखने में बहुत समस्या होती है और आंखों में, दृष्टि में बहुत अधिक समस्या होती है। ढीली का समानार्थी शब्द है। अब समानार्थी का मतलब सेम अर्थ, पर्यायवाची शब्द पूछा है, पर्यायवाची। ढीली पर्यायवाची, तो शक्तिपूर्ण का नहीं होगा, ये इसका विपरीत है। व्यस्त भी नहीं होगा,
तीव्र यानी कि तेजी से करना, व्यस्त का मतलब हम किसी काम में व्यस्त है, तो ढीली का पर्यायवाची क्या होगा, धीरे धीरे करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद में प्रयुक्त हानिकारक शब्द का विलोम शब्द क्या है? हानिकारक का विलोम शब्द, विलोम का मतलब उल्टा, उल्टा क्या, क्षतिकारक यानी कि नुकसान होना, ये भी हानिकारक ही है। निराशाजनक, ये भी हानिकारक ही है। खतरनाक, ये भी नुकसानदायक ही है। तो यह इसका उल्टा क्या होगा, उपयोगी, हम किसी चीज़ का उपयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो हानिकारक का उल्टा विलोम शब्द क्या हो जाएगा, उपयोगी हो जाएगा। ठीक है, अगला लास्ट अनुच्छेद है, आप आराम से देखिएगा। विनम्रता यानी कि एकदम किसी के प्रति विनम्र रहना, ये एक महान गुण है। इसका अभिप्राय विनम्र, कोमल और सुशील होना, यानी कि किसी को सम्मान करना, उनके प्रति कोमल रहना, ये सब विनम्रता का लक्षण है। ये घमंडी होने का उल्टा है, यानी कि ये विनम्रता क्या है, घमंडी का उलट है, यानी कि उसका उल्टा है, घमंडी का उल्टा है। यह स्वयं पर नियंत्रण रखने की गुणवत्ता है, यानी कि अगर कोई विनम्र है तो वो स्वयं पर नियंत्रण रख सकता है। ऐसा व्यक्ति जिद्दी नहीं होता है, विनम्र कभी जिद्दी नहीं होता है, वो घमंडी और जिद्दी का उल्टा होता है। वह दूसरों से सलाह लेता है और उनके अनुभव से सीखता है, दूसरों से सलाह भी लेता है और उनके जो अनुभव है, जो उनके एक्सपीरियंस है, उनसे भी सीखता है। वह अपने स्वयं के विशेषज्ञ है, अ, वह अपना स्वयं का विशेषज्ञ है, वो खुद को अपने बारे में अच्छे से जानता है कि वो क्या है। वह आसानी से नाराज़ नहीं होता है। वह विनम्र व्यक्ति अपनी गलतियों और कमियों को मुस्कान के साथ स्वीकार करता है, क्योंकि वह आत्म केंद्रित नहीं है, इसलिए वह विचारवान है। अब आगे देखिए, विनम्र के बारे में कितने क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन है। कौन कौन से है ध्यान देखिए। पहला क्वेश्चन है, विनम्रता एक महान गुण है। ये गुण है, बुराई नहीं है, पाप नहीं है, दोष नहीं है, क्या है, गुण है। तो विनम्रता एक क्या है, गुण है। अगला देखिए, विनम्रता का अभिप्राय क्या है, अक्खड़ होना, बिल्कुल नहीं। अक्खड़ का मतलब किसी की बात नहीं सुनना। क्रूर होना यानी कि गुस्सा वगैरह आना। दयाहीन होना यानी कि जिसको दया ही नहीं आती है, किसी के प्रति दया नहीं होती है, तो इसका क्या हो जाएगा, सविनय होना, हर किसी के प्रति सविनय, विनम्रता प्रदान करना, सविनय होना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो वाला एकदम राइट हो जाएगा। विनम्र व्यक्ति है, विनम्र व्यक्ति किससे सीखता है, दूसरों के अनुभव से सीखता है, बिल्कुल राइट है। ऊपर स्पष्ट स्पष्ट लिखा हुआ है कि विनम्र व्यक्ति दूसरों की सुनता है और उनके अनुभव से सीखता भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, 78 हो गए और 79 और 80 लास्ट के दो दो ही है। घमंडी का पर्यायवाची यानी कि घमंडी के समान शब्द कौन सा है, तो विनम्र उल्टा है, कोमल उल्टा है, सुशील उल्टा है, तो इसका क्या हो जाएगा, अक्खड़। तो यहाँ पर आपका सीधा सीधा लिखा हुआ। अब ये तीनों अगर आपको पता नहीं हो ना, तो यहाँ पर ये तीनों विनम्र के पर्यायवाची है। अब यहाँ पर देखो, घमंडी का उल्टा है, ये विनम्र है, कोमल है, सुशील है, तो ये किसका है, विनम्रता का समानार्थी शब्द है। ठीक है, घमंडी का नहीं है, जिद्दी का नहीं है। तो जिद्दी का पर्यायवाची क्या होगा, अक्खड़, जो किसी की नहीं सुनता है। जिद्दी का विलोम शब्द क्या है, उसका उल्टा क्या होगा, तो जिद्दी अटल, यानी कि किसी की बात पर अटल रहना, कायम रहना, कि मैं नहीं मानूंगा तो नहीं मानूंगा, वो भी एक प्रकार का जिद्दी होगा। कठोर, किसी को माफ़ नहीं करना, वो भी जिद्दी होगा। स्वेच्छाधारी यानी कि अपनी मन की इच्छा से करना, वो भी एक प्रकार से जिद्दी होगा। जो सहमत हो जाता है, जो किसी की बात मान लेता है, वो जिद्दी नहीं होता है। तो जिद्दी का उल्टा क्या होता है, सहमत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम सही हो जाएगा और 69 का अक्खड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने पूरे के पूरे हिंदी मानसिक योग्यता सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए। आपको 80 में से कितने मार्क्स आए हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और उम्मीद बैच में जितने भी बच्चे जुड़े हुए थे, आप ज़रूर हमें व्हाट्सएप, जो आपका टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसमें भी ज़रूर बताइए, ताकि आपको कितने नंबर आ रहे हैं ये हमें भी पता चल सके। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू सो मच। और आपका जो जैसा भी पेपर का एक्सपीरियंस रहा है, आपको नवोदय क्लासेस 2020 से कितना कुछ सीखने को मिला, सर सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार ज़रूर रखें। ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।